अमेरिका युद्ध में जब हारने लगता है तो खूंखार हो जाता है, इतना खूंखार कि फिर सभी हथियारों से दुश्मन को दहलाता है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को जैसे भी हो हद में लाओ, ईरान को एटम प्रोग्राम पर फौरन समझौता करवाओ। अगर ईरान नहीं तैयार होता है तो फिर B-2 से बमबारी करो या टॉम हॉक से मारो, F-35 से हमला करो या मिनटमैन फोड़ो। मगर ईरान को अब ट्रंप बख्शने को तैयार नहीं। ट्रंप को अब ईरान की धज्जियां उड़ाने से कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप की ईरान ने इतनी परीक्षा ले ली है कि वो होश खो बैठे हैं। ईरान ने कतर में जो कांड किया है उसे ट्रंप ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है। जैसे ही ईरान की चालबाजी ट्रंप को पता लगी है, उन्होंने फौरन इमरजेंसी वॉर मीटिंग बुलाई। ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयर जनरल डैन केन के साथ वॉर मीटिंग खत्म कर ली है। मुमकिन है जल्द ट्रंप फिर से ईरान को फोड़ने वाला ऑर्डर रिलीज कर दें। क्योंकि कतर में उनके अरमान कतरे कतरे में तब्दील हो चुके हैं। ईरान ने अमेरिका से 1-to-1 बात ही नहीं की। यही नहीं, खींचतान के बीच इराक की राजधानी बगदाद से धमाके और हवाई हमले की तस्वीर आ गई। वहां अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ। तस्वीरों में दिख रहा यह इलाका बगदाद का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन वहां हमला हुआ। रात में हुए हमले से पूरा इलाका गूंज उठा। आरोप लगा कि अटैक ईरान ने किया, वो भी ऐसे समय जब डील की वजह से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोके हुए हैं। तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत करने के मूड में है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने तो जंग फिर से शुरू होने का खतरा भी बढ़ा दिया है। रही सही कसर कतर के दोहा में पूरी हो गई, क्योंकि वहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की सीधी बात ही नहीं हुई और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल केवल कतर के प्रधानमंत्री से ही मिला। कतर में ट्रंप को चकमा देने के बाद ईरान ने यह धमकी भी दे डाली है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم। जिस मुलाकात का ट्रंप ने ढिंडोरा पीटा था और कहा था कि ईरान की सहमति से कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान एटमी डील फाइनल करने की कोशिश करेंगे, ना वो मुलाकात हुई और ना ही ईरान और अमेरिका की दोहा में कोई सीधी बात हुई। हुआ बस इतना कि दोहा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेलीगेशन ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। अमेरिका की ओर से दोहा पहुंचने वालों में पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर शामिल थे। कहा जा रहा था कि दोनों ईरान से बात करके होर्मुज और दूसरे मुद्दों का कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जेडी वेंस ने दुनिया को ऑल इज वेल वाली स्थिति दिखाने की पूरी कोशिश की। We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down. अमेरिका कोशिश कर रहा है कि डील पर ईरान उसकी बात माने, हॉर्मुज में समझौते के आर्टिकल 5 को लागू करे, लेकिन ईरान नहीं झुक रहा। वो हॉर्मुज में वसूली का प्लान बना चुका है
और उस प्लान को लागू करने के लिए वो अमेरिका को मजबूर कर रहा है। उसका सीधा सीधा कहना है कि पहले MOU की शर्त पूरी हो, तभी आगे बात होगी। इन शर्तों में ईरान के अरबों की संपत्ति वापस करना, होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल होना और इजरायली सेना का लेबनान से लौटना शामिल है। यानी ईरान चाहता है डील में उसका सिक्का चले, उसकी मर्जी चले, इसीलिए अमेरिका को बार बार मजबूर किया जा रहा है। मगर यह दांव उल्टा पड़ सकता है। इजराइल इसी फिराक में है कि एक बार ट्रंप का मूड बदले और फिर ईरान को अच्छे से सबक सिखाया जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू लेबनान पहुंचे हैं। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के सैनिक मौजूद हैं। नेतन्याहू वहीं पहुंचे और अपने सैनिकों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। इतना ही नहीं, एक दिन पहले तक जो बात इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कही थी, लेबनान की जमीन से नेतन्याहू ने भी वही बात कही और एक बार फिर यह साफ कर दिया कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ता, इजराइल लेबनान से नहीं हटेगा। רצועת עזה, שמתקיימת בין היוצאת מן הכלל בתחילת המלחמה, מהדרום לצפון, זה לא בהכרח יעבור בשקט. אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שקיבלנו. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. इजराइल का कहना है कि अगर ट्रंप बीच में नहीं आते तो अब तक लेबनान में हिजबुल्लाह को कुचल दिया जाता। लेकिन ईरान से डील के लिए ट्रंप ने लेबनान वाला ट्रंप कार्ड चला, जिससे इजराइल को हमलों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। मगर इजराइल तो इजराइल है और नेतन्याहू को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वरना वो लेबनान की जमीन पर खड़े होकर हिजबुल्लाह को नहीं ललकारते। शायद ट्रंप ने नेतन्याहू का 28 फरवरी वाला सिग्नल दे दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खाड़ी देशों से शिफ्टिंग को भी माना जा रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिका के कुल 89 सैन्य अड्डे हैं। ईरान ने युद्ध के दौरान इनमें सबसे अहम सैन्य ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से दहलाया था। फिर से जब युद्ध के आसार बन रहे हैं तो अमेरिका अपने सैन्य अड्डों को बंद करने या फिर दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है। खाड़ी देशों से जिन देशों में सैन्य अड्डों की शिफ्टिंग की जा सकती है, उसमें 3 नाम सबसे आगे हैं। पहला इजराइल, जहां मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, इसीलिए इसे सबसे सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। ग्रीस दूसरी लोकेशन है, जो यूरोप के करीब होने के कारण रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। तीसरी है साइप्रस, जो भूमध्य सागर में अमेरिका को बेहतर सैन्य पहुंच दे सकती है। ट्रंप ने जैसे ही अपने सैन्य अड्डों को सेफ हाउस में शिफ्ट किया, फिर ईरान का हिसाब तय है। ट्रंप जितने गुस्से में है, उससे यह भी साफ है कि अब ईरान पर B-2 बम वर्षकों जैसे विध्वंसक से हमला होगा। यह अमेरिका का ऐसा बमबाज है जो कभी चमगादड़ की तरह नजर आता है तो कभी चील जैसा दिखता है। ऐसा बम्बर जिसकी उड़ान का मतलब है बहुत ही खास मिशन। अमेरिका का B-2 बॉम्बर BBB फॉर्मूले के साथ उड़ता है। फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम B-2 दुनिया का अकेला ऐसा बॉम्बर है जो 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर फायर कर सकता है। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72, तीसरा है GBU-57, जिससे अमेरिका ने ईरान की फोर्दो परमाणु साइट पर हमला किया था। हालांकि तब ये सवाल उठे थे कि आखिर B-2 के हमले से हासिल क्या हुआ? क्या ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने में कामयाब रहे या फिर सब कुछ एक दिखावा साबित हुआ? क्योंकि रूस ने तब अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता पर सवाल उठाए थे। 2025 में 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने बराबर की टक्कर दी थी। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की। इनमें 1500 जगह ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। इन हमलों में 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से की गई, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के आसमान में इजराइल की वायुसेना की पूरी मनमर्जी चली। नेतन्याहू के ऑर्डर पर तेहरान से लेकर तबरीज और इस्फहान से लेकर खुर्रमाबाद तक इजराइल के बंकर बस्टर बमों ने ईरान के हर डिफेंस को चारों खाने चित कर डाला।
लेकिन इन 12 दिनों के युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को बुरी तरह तबाह करके रख दिया था। तेल अवीव से लेकर हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर नेवातिम एयरबेस तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एरो और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह कबाड़ वाली मशीन साबित कर दिया था। फरवरी में भड़के युद्ध का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मतलब ट्रंप की रेंज से ईरान का युद्ध निकलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। अगर ट्रंप अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर से ईरान पर हमला शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कि ईरान के लिए बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर ये बम वर्षक वहां बंकर बस्टर की बारिश करेगा जहां नेतन्याहू चाहते हैं। नेतन्याहू का टारगेट मुस्तफा का तख्ता पलट है, ईरान के एटमी प्रोग्राम का सफाया है, फिर इजराइल तुर्की का रुख करने का ऐलान कर रहा है। नेतन्याहू ने एर्दोआन की बार बार की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि तुर्की की धमकियों को वो बहुत सीरियस ले रहे हैं। इजराइल अंकारा वॉर के लिए भी रेडी है, इसीलिए जल्द इजराइल तुर्की की टक्कर मुमकिन है।